Explain principle of flotation with its applications. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मेन हेडिंग है हमारे पास। नाम से पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लोट कर रहा होता है तो उसका रूल क्या होता है, किस रूल के तहत जो है वो फ्लोट करता है, वो हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है उसका रूल बिल्कुल नीचे बोल्ड हुआ है, वो बताया हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है, बह रहा होता है, पानी के ऊपर तैरता हुआ जा रहा होता है, तो वो सिर्फ उतना पानी हटाता है जिस पानी का वजन इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर बहता हुआ जा रहा है, तो वो उतना पानी डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, जिस पानी का वजन इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है, अगर वो हम पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो वो नीचे की तरफ अगर डुबो दें तो वो ऊपर सरफेस में आ जाएगा। उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा होगा और कुछ हिस्सा जो है वो हवा में मौजूद होगा। जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा उसका अगर हम वॉल्यूम ले लें, यानी कि वही उसने पानी डिस्प्लेस किया है, तो उस पानी का वजन जितना भी होगा वो बराबर होगा इस ऑब्जेक्ट के वजन के। तो लिखा हुआ है ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस ए फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहता हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा इतना ही पानी हटाता है, इतना ही लिक्विड हटाता है या बहती हुई चीज को हटाता है जिसका वजन इस ऑब्जेक्ट के वजन के बराबर होता है। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। ये पैराग्राफ जो है ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन का है। एक्सप्लेनेशन में याद रखें कि अपथ्रस्ट का हमने जिक्र करना है और ऑब्जेक्ट के वेट का जिक्र करना है। अपथ्रस्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होता है। तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिंक तब करता है, डूबता तब है जब उसका वजन ज़्यादा हो और अपथ्रस्ट जो है उस पर कम एक्ट कर रही हो, तो वो डूब जाएगा। क्योंकि पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो दो ही मेन फोर्सेस हैं, एक उसका वेट नीचे की तरफ जो एक्ट कर रहा है और दूसरा पानी की जो उछाल की फोर्स है जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो डिसाइड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड को मूव करता हुआ जाएगा, या डूब जाएगा या ऊपर फ्लोट करेगा। तो अगर वेट ज़्यादा होगा, अपथ्रस्ट कम होगी, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। और अगर हम उल्टा कर लें, अपथ्रस्ट ज़्यादा है और उसका वेट कम है, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करने लग जाएगा, ऊपर तैरता हुआ जा रहा होगा। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो पानी के अंदर जिस जगह पे हम इसको छोड़ देंगे वहीं पे ही वो तैरता हुआ चला जाएगा, ना ऊपर की तरफ मूव करेगा ना नीचे की तरफ। तो अपथ्रस्ट और वेट बराबर होने की सूरत में ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जब हम इमर्स करते हैं तो जिस जगह पे छोड़ेंगे वो वहीं पे ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे एक्ट करने वाली फोर्सेस बराबर हैं। तो ओवरऑल हमने ये कहा कि अपथ्रस्ट के इंक्रीज होने से, अगर अपथ्रस्ट वेट से ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। और अगर वेट ज़्यादा हो, अपथ्रस्ट कम हो, तो ऐसी सूरत में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। उसके बाद आपने ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है एप्लीकेशंस की। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस की, जिसमें जनरली एक बात बताई गई है कि अर्शिमिदस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। यानी कि अर्शिमिदस प्रिंसिपल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो ना सिर्फ लिक्विड्स के लिए सेटिस्फाई होता है बल्कि गैसेस के लिए भी सेटिस्फाई होता है, यानी कि फ्लूइड्स के लिए, बहती हुई चीज़ों के लिए। और फ्लूइड्स जो होते हैं वो लिक्विड और गैसेस को ही कहते हैं। वी फाइंड न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इन आवर डेली लाइफ। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो इसका प्रिंसिपल है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है।
और फिर एप्लीकेशंस हमने लिखनी है जो कि नेक्स्ट पेज में है। ये 3 एप्लीकेशन की हेडिंग में, और उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू करना है इस क्वेश्चन को। और ये एप्लीकेशंस आगे कंटिन्यू है जिसमें हेडिंग आएगी एप्लीकेशंस की 3 लाइनें लिखने के बाद शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स एंड सबमरीन की हेडिंग में फर्स्ट पैराग्राफ मेन हेडिंग के साथ शिप्स एंड सबमरीन के साथ, सेकंड पैराग्राफ में हेडिंग आनी है शिप्स की, और थर्ड पैराग्राफ जो है हमारे पास, ये थर्ड पैराग्राफ है, इसमें हेडिंग आनी है सबमरीन की। यहाँ लास्ट पैराग्राफ की हेडिंग सबमरीन, इससे ऊपर वाले की हेडिंग शिप्स, और ये जो हमारे पास पैराग्राफ है ये शिप्स एंड सबमरीन की हेडिंग में ही आएगा। तो एप्लीकेशंस शिप्स ऑफ सबमरीन में जो है ये एप्लीकेशंस, 2 एप्लीकेशंस यहाँ पे बताई गई हैं। इनको जनरली पहले एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, जिसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास एक वुडन ब्लॉक हो तो वो हम जानते हैं कि पानी के अंदर जब इमर्स करते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। इसकी रीज़न ये होती है कि अपथ्रस्ट जो है उसमें ज़्यादा होती है और वुडन ब्लॉक का वज़न कम होता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लग जाता है। और ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के तहत ही काम करता है, यानी कि ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस ए फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो उतना ही पानी हटाएगा वुडन ब्लॉक जिस पानी का वजन इस ऑब्जेक्ट के वजन के बराबर होगा। तो इन जनरल जो है वुडन ब्लॉक के बारे में जो है ये हमने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद शिप्स की हेडिंग डालनी है, और शिप्स की हेडिंग में शिप्स के बारे में डिस्कस करना है कि शिप्स और बोट जो हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, उनकी शेप इस तरीके से बनाई जाती है कि उनका वज़न जो होता है और उनके ऊपर जो गुड्स रखी हुई हैं, जो सामान वगैरह रखा हुआ है, और ऊपर पैसेंजर्स हैं जितने भी, ओवरऑल शिप का वज़न, पैसेंजर्स का वज़न और गुड्स का वज़न चेक कर लेते हैं कि ये इतना होता है कि हमेशा कम रहता है अपथ्रस्ट से। तो अपथ्रस्ट अगर ज़्यादा होगी, इसके डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि अपथ्रस्ट जो है वो ज़्यादा हो और ओवरऑल ऊपर जो कुछ रखा जा रहा है वो कम हो, तो शिप जो है वो आसानी से जो है वो फ्लोट करने लग जाती हैं। तो ये हमने शिप्स में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सबमरीन। सबमरीन जो होती है हमारे पास, वो हम जानते हैं कि वो फ्लोट भी कर सकती है और सिंक भी कर सकती है। तो सबमरीन के बारे में सबसे पहले बताएंगे कि ये शिप की तरह भी बिहेव करती है, क्योंकि अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा हो और इसका वेट कम हो तो ये आसानी से जो है वो ऊपर सरफेस में फ्लोट करने लग जाती है। अब जब चाहते हैं कि इसको अंदर की तरफ ले जाएं, सबमरीन जो है वो सिंक कर जाए, तो इसके अंदर कुछ टैंक मौजूद होते हैं। इन टैंक का दरवाज़ा ओपन कर दिया जाता है, सी वाटर जो होता है वो इनके अंदर आ जाता है, समुद्र का पानी आ जाता है। पूरी सबमरीन में नहीं आता, बल्कि एक अलग हिस्सा होता है, वहाँ पे समुद्र का पानी एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जो है इसका ओवरऑल वेट सबमरीन का बढ़ जाता है, और सबमरीन का वेट के बढ़ने से अपथ्रस्ट कम रह जाती है और ये सबमरीन नीचे की तरफ जो है वो सिंक करना शुरू कर देती है। और जब ज़रूरत होती है कि ये सबमरीन वापस सरफेस पे आ जाए, तो उन टैंक के अंदर से मोटर के ज़रिए से पानी दोबारा से निकाल दिया जाता है, सबमरीन का वज़न कम हो जाता है, और फिर आसानी से जो है सबमरीन अपथ्रस्ट की वजह से ऊपर की तरफ सरफेस में दोबारा आ जाती है। तो इस तरीके से सबमरीन जो है वो अपनी वर्किंग करती है। ये जो सबमरीन का पैराग्राफ है, इसमें मैं एक लाइन आप पढ़ूंगा, आप लोगों ने इसकी जगह पे अपथ्रस्ट लिख लेना है आपकी आसानी के लिए। जो लिखा हुआ है वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे अपथ्रस्ट अंडरलाइन करके और अपथ्रस्ट लिख लेना आप, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे हमारे पास है सबमरीन में थर्ड लाइन में वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। जी, ये लिखा हुआ है वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, इसको अंडरलाइन कर लें और इसके ऊपर लिख दें और अपथ्रस्ट, यानी कि चाहे आप लिख दें वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम या अपथ्रस्ट लिख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि अपथ्रस्ट जो होता है वो बेसिकली वेट ही होता है उस पानी का जो उस ऑब्जेक्ट ने हटाया होता है। तो
अपनी आसानी के लिए अपथ्रस्ट लिख लें, आपको समझाने के लिए, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। और इसकी जगह पे आप अपथ्रस्ट पेपर में भी लिख सकते हैं। इसी तरह यही लफ्ज आपको ऊपर नजर आएगा, ये वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको भी अंडरलाइन करके आप इसकी जगह पे अपथ्रस्ट लिख लें और अपथ्रस्ट, चाहे तो ये लिख दें चाहे तो अपथ्रस्ट लिख दें।